आपका पसंदीदा चैनल ईटी नाउ स्वदेश 3 साल का हो चुका है। कैसा रहा है सफ़र? सबसे पहले हम कमोडिटी के लिहाज से अगर देखें तो ये 3 साल गोल्ड के लिए काफ़ी बेमिसाल रहा है। गोल्ड के प्रदर्शन की अगर बात करें तो ज़बरदस्त रैली पिछले 3 साल में गोल्ड में दिखी है। गोल्ड पिछले 1 साल में कॉमेक्स पर करीब 45% चल चुका है। 3 साल के रिटर्न की बात करें तो कॉमेक्स गोल्ड में 52% का रिटर्न मिला है। एमसीएक्स गोल्ड पिछले 1 साल में 35% तक महंगा हो चुका है और 3 साल में 63% की तेजी एमसीएक्स गोल्ड में आ चुकी है। कॉमेक्स सिल्वर की अगर बात करें तो 1 साल में कॉमेक्स सिल्वर ने निवेशकों को 53% का रिटर्न दिया है और 3 साल में 43% का रिटर्न दिया है। साथ ही एमसीएक्स सिल्वर 1 साल में 40% और 3 साल में 53%। अब सवाल ये है, क्या ये जो बेमिसाल रैली है गोल्ड और सिल्वर की आगे भी चलेगी? ये धमाल और ये कमाल क्या आगे भी चलने वाला? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं और क्या कुछ डेवलपमेंट पूरी दुनिया में हो रहा है, उसका क्या असर गोल्ड सिल्वर पे होगा, क्रूड और मेटल्स पे होगा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। विक्रम धवन हैं, फंड मैनेजर हैं निप्पॉन म्यूचुअल फंड के। चिराग मेहता हैं, क्वांटम एएमसी के सीईओ हैं और साथ ही अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटी से और तरुण सत्संगी हैं कमोडिटी एक्सपर्ट। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले विक्रम सर, हम आपके पास मैं आना चाह रहा हूं। क्या लग रहा है सर, गोल्ड की जिस तरह की रैली पिछले 3 साल में रही है और पिछला 1 साल तो बहुत ही दमदार रहा है, क्या इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद आगे भी गोल्ड से करनी चाहिए? आप क्या सलाह देंगे हमारे निवेशकों को? सबसे पहले शुक्रिया मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए और बहुत बहुत मुबारक हो। 3 बेहतरीन साल आपके पूरे हुए हैं चैनल के और काफी निवेशकों को इससे फायदा हुआ है कंटेंट का और टाइमली इंफॉर्मेशन का। देखिए, अगर हम गोल्ड की बात करें, जो फैक्टर्स रैली क्रिएट करते हैं, जैसे आपकी फिजिकल डिमांड है, सेंट्रल बैंक बाइंग है, या फिर इवेंट डिमांड है या इन्वेस्टमेंट डिमांड है, तो अगर हम एक एक करके सब 4 फैक्टर्स को स्टडी करें तो सेंट्रल बैंक डिमांड, जो कि बहुत बड़ा एक फैक्टर रहा है ये गोल्ड प्राइस रैली का, वो अभी भी अपना रन रेट बरकरार करके रखी हुई है, जो पिछले 2 साल में हमने देखा। आपको आपके व्यूअर्स को मैं रिमाइंड करना चाहूंगा कि पिछले 2 साल 2022 और 23 की अगर बात करें तो सेंट्रल बैंक्स ने 1000 टन से भी ज्यादा ऑन एन एवरेज पर ईयर खरीदा है। तो वो रन रेट कुछ ना कुछ अभी कायम दिखता हुआ नजर आ रहा है सो फार इस साल में। रही बात अगर आप फिजिकल डिमांड की करें तो कुछ डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन जितना डिमांड डिस्ट्रक्शन की उम्मीद थी, प्राइस जैसे आपने बताया 30 से 40% विदेश में देश में जा चुकी है अपना। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखें, इतनी प्राइस अगर बढ़ती थी तो डिमांड डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा होता था। लेकिन इस बार इतनी रैली के बाद भी डिमांड डिस्ट्रक्शन जो है वो, और या मैं एक पॉजिटिव तरीके से कहना चाहूंगा कि डिमांड जो है वो काफी स्टेडी है इस समय इन इन लेवल्स पे भी। अब रही बात इन्वेस्टमेंट की, ईटीएफ्स हैं या फ्यूचर्स हैं, ग्लोबली अगर आप देखें तो वो थोड़ा सा मिक्स पिक्चर है। क्योंकि पॉजिटिव बात यह है कि ईटीएफ होल्डिंग्स जो है ग्लोबली गोल्ड ईटीएफ की, वो प्री कोविड लेवल तक जा चुकी हैं। मतलब जो 1000 टन के आसपास जो कोविड में आया था हेज, कोविड हेज में, वो अब वो निकल चुका है। तो काफी लाइट, काफी हल्के हैं इस समय ईटीएफ ग्लोबली अगर बात करें, जिसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में दे गोल्ड अंडरवेट होने के चांसेस ज्यादा है इस समय। लेकिन ये सब जो फैक्टर्स हैं, ये लॉन्ग टर्म फैक्टर्स काफी हेल्पफुल है गोल्ड प्राइस की बुल रन के लिए। लेकिन नियर टर्म में अगर आप देखें तो स्पेकुलेटिव लेंथ जो है, जो कि हम मेजर करते हैं, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो ओपन इंटरेस्ट होता है, जैसे वो एमसीएक्स पे है या कॉमिक्स पे है, वो एक 3-4 साल का हाई बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में वॉलेटिलिटी गोल्ड में हो सकती है। और जो भी निवेशक शायद अगर होती है वॉलेटिलिटी, तो जो भी निवेशक ये बुल रन में मिस किया है उन्होंने, या थोड़ा और ऐड करना चाहते हैं, तो ये इस वॉलेटिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। आपकी राय एक तो ये है कि सोने में की जो खरीदारी चल रही है सेंट्रल बैंकों की, वो अभी भी ट्रेंड बरकरार है। हालांकि थोड़ी उसमें नरमी ज़रूर दिख रही है, लेकिन अभी भी खरीदारी का ट्रेंड बरकरार है और फिजिकल मांग थोड़ी कमज़ोर यहाँ पे ज़रूर दिख रही है। आने वाले समय में
जिस तरह के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहे हैं, ऐसे में ये उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। चिराग, अब आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, किस तरह से चीजें बदलने वाली है गोल्ड को लेकर? क्या आने वाला समय गोल्ड के फेवर में होगा? और जो निवेशक है शॉर्ट टर्म के, मीडियम टर्म के, उनके लिए क्या सलाह देंगे? गोल्ड उनके लिए क्या कर सकता है, क्या रिटर्न दे सकता है अब आगे यहाँ से? अब 1 साल की, 3 साल की तो बातचीत हो गई, वो लोग रिटर्न देख रहे हैं, लेकिन आगे कैसा रहेगा? जी, जो हमने बुल रन देखा है गोल्ड में, हमें लगता है कि यहाँ पे अभी भी स्ट्रेंथ है। फंडामेंटल फैक्टर्स देखें तो अभी भी काफ़ी सपोर्टिव है। लास्ट ईयर हमें लग रहा था कि बहुत सारे हेडविंड्स से जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे थे और इन्फ्लेशन पीक होके नीचे आ रहा था, तभी थोड़े हेडविंड्स थे गोल्ड के लिए। मगर इस साल अभी फैक्टर्स है वो काफ़ी सपोर्टिव चल रहे हैं गोल्ड के लिए। एक तरफ हम यूएस इकोनॉमी में जो लीडिंग इंडिकेटर्स है उसमें स्लो डाउन देख रहे हैं। तो एक फेड पे प्रेशर बना रहेगा टू कट रेट्स। हमने ऑलरेडी एक कट देखा और काफ़ी अग्रेसिव कट था। काफ़ी लोगों को सरप्राइज हुआ वो 50 बेसिस पॉइंट्स ऑफ रेट कट से। अ, आगे जाके हमें लगता है कि रेट कटिंग साइकिल विल विल कंटिन्यू और वो एक सपोर्टिव फैक्टर रहता है गोल्ड के लिए हमेशा। और हमें लगता है इन्फ्लेशन यहाँ पे ये लेवल्स पे थोड़ा सा स्टिकी रह सकता है एज अपोज टू जो हमने डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा है, यहाँ से काफ़ी अग्रेसिव डिक्लाइन हम नहीं देखते हैं। हमने जो ऑलरेडी इन्फ्लेशन नीचे आते हुए देख लिया है। तो एक रियल इंटरेस्ट रेट जो एक बड़ा ड्राइवर होता है गोल्ड के लिए, वो एक सपोर्टिव फैक्टर बना रहेगा गोल्ड के लिए, जैसे इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं आगे जाके। सो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा ड्राइवर होगा। और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स या डी डॉलराइजेशन ट्रेंड्स हम जो देख रहे हैं, वो आगे जाके आई थिंक और भी स्ट्रेंथ लेंगे। और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो हम काफ़ी सालों से बोल रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इनटू गोल्ड, वो जारी रहेगा। हमने लास्ट, जैसे विक्रम ने कहा, हमने लास्ट 2 साल में काफ़ी भारी सेंट्रल बैंक बाइंग देखी है। आगे जाके भी हमें लगता है कि वो सेंट्रल बैंक बाइंग और इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन जारी रहेगा। काफ़ी सारे पेंशन फंड्स एक्सेट्रा, उनके पोर्टफोलियो में गोल्ड का एलोकेशन या तो नहीं है या तो बहुत कम है। सो आई थिंक वो वहाँ पे थोड़ा-सा इंक्रीज़ आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सो एक ओवरऑल ट्रेंड देखें तो काफ़ी सपोर्टिव फैक्टर्स आ रहे हैं गोल्ड के लिए। तो हमें लगता है कि एनी पुलबैक अगर कोई आता है, बिकॉज़ जभी भी इंटरेस्ट रेट्स ऊपर और कट होने चालू होते हैं तो थोड़ा-सा मार्केट प्राइसिंग में डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है। जो अग्रेशन से अभी मार्केट्स प्राइसिंग कर रहा है, तो वहाँ पे अगर थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट में आता है और जैसे स्पेकुलेटिव पोजीशंस काफ़ी हाई है, वहाँ पे थोड़ा-सा करेक्शन आ सकता है, अगर जियोपॉलिटिकल थोड़ा भी सबसाइड होता है तो। सो अगर पुलबैक आता है तो निवेशक वो पुलबैक का फ़ायदा उठाएँ और अपनी एलोकेशन गोल्ड में अगर 10-15% तक नहीं है, तो बढ़ा सकते हैं वो लेवल्स पे। आपको गोल्ड में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड आने वाले समय में गोल्ड को ही सपोर्ट करेगा। नई नई खरीदारी, निवेशकों के नए नए ट्रेंड और पेंशन फंड जैसे अलग अलग फंड्स की भी खरीदारी यहाँ पर बढ़ सकती है। और गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो उसका ट्रेंड भी अब पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहा है। तो आने वाले समय में गोल्ड के लिए सारे माहौल पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह की अनसर्टेनिटी अब ग्लोबली हो गई है, एक एक देश अब लड़ाई में घुसते जा रहे हैं, धीरे धीरे ये चीज़ें और बढ़ेंगी और उसका फ़ायदा गोल्ड को मिलेगा। और यही वजह है कि सेंट्रल बैंकों की भी खरीदारी हो रही है और इन्वेस्टमेंट बाइंग भी यहाँ पर दिख रही है। अब आप बताइए तरुण जी, क्या करना चाहिए, क्योंकि घरेलू बाजार के लिहाज से त्योहारी सीजन शुरू है, साथ ही शादियों की जो सीज़न है वो काफ़ी लंबा चलने वाला है। काफ़ी लंबे समय के बाद इतनी ज़्यादा शादियां हैं, कैट की रिपोर्ट भी कह रहे हैं कि इस बार काफ़ी शादियां हैं। तो लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि कब हमें खरीदारी करनी चाहिए, क्या हमें नीचे का भाव अब मिलेगा या ऊपर ही अभी इसी लेवल पे खरीद ले? क्या सलाह देंगे तरुण जी? आप अपने इंटेलिजेंस से बताइएगा, अगर किसी को गोल्ड खरीदना हो इस त्योहार के लिए या शादियों के लिए, कब खरीदे, किस भाव पे खरीदे? Hi, good morning, Vishwanji. Thanks for having me on your show. Congratulations for successfully completing 3 years. जैसा कि आपने कहा कि अभी we are approaching winter and marriage season, then हम normally typically देखते हैं कि उस समय demand increase होता है. But already जो prices है वो record high पर है, तो कहीं ना कहीं वो demand erosion करेंगे. As of now, we are already witnessing very weak और no demand in the China and world के अंदर काफी demand कम है. जो support मिल रहा है वो इस साल जो basically मिला है इंटरेस्ट रेट कट जो यूएस में होने वाले हैं उसकी होना चालू
चालू हुआ है उसके एक्सपेक्टेशन में मिला है, साइमल्टेनियसली अभी जो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है वो बढ़ा हुआ है। उससे पहले हम बात करें तो अल्टीमेटली हायर इन्फ्लेशन इन द यूएस एंड साइमल्टेनियसली जो कोविड लेड बाइंग था वो आया था। सी प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पर है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि डिसेंट लेवल बाइंग के नहीं है, वन शुड वेट फॉर दैट करेक्शन टू कम। टिपिकली क्या होता है जब भी यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होना चालू होते हैं तो उस समय के बाद में गोल्ड के अंदर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आना चालू होता है। मिडिल ईस्ट का टेंशन अगर रिसीड होगा तो सर्टेनली दैट विल आल्सो रिजल्ट इन टू बुकिंग इन द गोल्ड। सो मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन आना चाहिए आने वाले टाइम के अंदर, प्रॉब्ली 2450 $2500 पर ऑन्स ओके आ सकता है यूएस के अंदर, एंड डोमेस्टिक मार्केट में अराउंड 70,000। ओके, आप बताइए अनिंद बैनर्जी जी, अगर किसी को खरीदारी करनी है तो किस लेवल पे खरीदना चाहिए? क्या उन्हें नीचे में एंट्री का मौका मिलेगा? गोल्ड अगर मुझे खरीदना है अपने घर के लिए, शादियों के लिए, त्योहारों को देखते हुए, तो कहां पर खरीदे? क्या वेट कर ले नीचे आने का, या अभी खरीद ले, कहीं भाव और ना बढ़ जाए? ये भी तो डर है हमारे मन में। Right. Namaskar, and congratulations on completing the 3-year anniversary. देखिए, गोल्ड अभी फिलहाल लास्ट एक हफ्ता 10 दिन से एक इमोशनल प्रीमियम बिल्ड कर चुका है, क्योंकि एक तरफ वो चाइना का स्टिमुलस का अनाउंसमेंट था, उसके बाद जो वेस्ट एशिया में इज ऑन बिटवीन ईरान एंड इजराइल, उसके वजह से भी एक प्रीमियम है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये प्रीमियम बिल्ड होना मतलब ये जैसे ये इवेंट पास होगा, विल सी अ डिप इन द गोल्ड प्राइसेस। तो हो सकता है गोल्ड 75,000 के आसपास आ जाए, 74,500, 75,000, जहां पे इन्वेस्टर्स का एंट्री पॉइंट विल बी किया जा सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म 80,000 या 80,000 प्लस का एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज ऑफ टू मेजर फैक्टर्स। एक सिक्लिकल है, जो इंटरेस्ट रेट साइकिल होता है, जब इंटरेस्ट रेट यूएस में और अदर कंट्रीज में कम होता है तो गोल्ड के लिए वो अच्छा है। सेकेंडली, जो स्ट्रेटेजिक एक शिफ्ट हो रहा है, द मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड डी डॉलराइजेशन इंटरकनेक्टेड है, और जो रशियन सेंट्रल बैंक का जो रिजर्व्स का कॉन्फिस्केशन था इन 2022, उसके बाद से वी आर सीइंग दिस शिफ्ट इन अ बिग वे। तो ये स्ट्रेटेजिक एक फैक्टर है, ये सिक्लिकल फैक्टर्स है। इसके लिए ये जो डिप हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आ सकता है ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर जो इवेंट है वेस्ट एशिया में वो खत्म होने के बाद, तो that dip can be an opportunity to buy. तो 74,500, 75,000 is a good place जहां पे इन्वेस्टर एंटर कर सकते हैं फॉर गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स। बात है 74,500 से 75,000 एक आइडियल लेवल अभी के सिनेरियो में लग रहा है अनिंद बैनर्जी जी को। लेकिन अब चलिए, अब 3 साल हमने पूरा कर लिया है, तो लोग ये भी जानना चाहिए कि रिटर्न गिफ्ट के तौर में हमें इन्वेस्टमेंट सलाह क्या मिल रहा है। विक्रम सर, क्या सलाह देंगे? गोल्ड या सिल्वर, कहां निवेश करना चाहिए, जहां आपको लग रहा है ज्यादा दम है, और किस विकल्प के साथ जाना चाहिए? सिल्वर के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी स्ट्रांग है। मैं आपको एक आंकड़ा शेयर करता हूँ कि आज से 15 साल पहले जो सोलर का जो कंजम्पशन था सिल्वर डिमांड में, वो 5% था। आज की तारीख में वो 22 से 23% हो गया है। तो अगले 5 और 10 साल में सोलर और सिल्वर जो है वो एक तरीके से एक सिनोनिमस हो जाएंगे। तो अगर आप क्लाइमेट चेंज के बारे में आप सीरियस हैं और आपको लगता है कि जो भी वर्ल्ड में इनिशिएटिव होंगे रिन्यूएबल्स के लिए, वो अगर आप उसमें कन्विंस्ड हैं, तो सिल्वर एक ऐसा विकल्प बनता है जिससे आप उसको प्रॉक्सी मिल जाती है, जिसको सो कॉल्ड हम कहते हैं ग्रीन टेक टेक्नोलॉजी। तो मेरे हिसाब से जो सिल्वर है वो लंबी रेस का घोड़ा है। लेकिन गोल्ड का अभी देखिए, मैं ये देख रहा था कि सभी लोग, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं करेक्शन होगा, तो शायद ना भी हो पाए। तो ये भी चीजें देखनी चाहिए कि जब कंसेंसस किसी चीज की तरफ बढ़ता है तो डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। तो मेरे हिसाब से मेरा जो पर्सनल व्यू ये है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखें तो सिल्वर के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी स्ट्रांग है। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। अगर वर्ल्ड में कोई बहुत ज्यादा रिसेशन या स्लो डाउन आता है तो सिल्वर पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। बट हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ इन्वेस्टर को 5 से 10 साल का होराइजन रखना चाहिए। 5 से 10 साल का अगर आप समय दे सकते हैं तो चांदी आपको जबरदस्त रिटर्न दे सकती है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि गोल्ड यहाँ पे आउट परफॉर्म करे, लेकिन चांदी में अभी भी स्ट्रक्चरल चेंजेज हो रहे हैं। जिस तरह की डेफिसिट है और डिमांड यहाँ पर
सप्लाई के मुकाबले ज़्यादा है, इसका फ़ायदा चांदी को मिलेगा। ग्रीन एनर्जी पर फोकस है, ये सारी चीज़ें चांदी के फेवर में है। आप बताइए चिराग, गोल्ड या सिल्वर क्या रिटर्न गिफ्ट के तौर पे हमारे निवेशकों को देंगे और किस विकल्प के साथ जाना चाहिए निवेशकों को? जी, चांदी जैसा विक्रम ने कहा है कि इंडस्ट्रियल मेटल है। अगर ग्लोबली अगर कोई भी रिसेशनरी फियर्स आते हैं, तो हमने देखा है कि बिकॉज़ इंडस्ट्रियल यूज़ कम हो जाता है, तो सिल्वर की डिमांड कम हो जाती है। तो ओवरऑल अगर और ऐसे टाइम पे गोल्ड काफ़ी अच्छा उभर के आता है। जभी भी रिसेशनरी फियर्स होते हैं, तभी फ्लाइट टू सेफ्टी की वजह से गोल्ड में निवेश बढ़ जाता है। सो ओवरऑल अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, तो आई थिंक गोल्ड एक अच्छा रोल प्ले करता है एज़ कंपेयर टू सिल्वर। सो आई थिंक आई विल गो विद गोल्ड। और अब तक 3 बुल रन हमने सिल्वर में देखे हैं, और तीनों बुल रन में एक स्पेक्युलेटिव इन्वॉल्वमेंट था, जो सिल्वर के प्राइसेस बढ़ाता था, और स्पेकुलेशन निकलने के बाद प्राइसेस नीचे आ जाते थे। इस बार भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि सिल्वर का यूज़ काफ़ी बढ़ जाएगा। मगर कोई कोई भी कमोडिटी का यूजेज शॉर्ट टर्म में वो सब इन्फ्लुएंस कर सकता है, मगर उसकी यूटिलिटी तब तक रहती है जब तक उसके प्राइसेस वायबल हो। अगर प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तो एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आने चालू हो जाते हैं, जो उसका यूसेज कम कर देता है। सो एक उदाहरण के तौर पे, एक सिल्वर के यूज़ में जो सोलर पैनल्स में लगता है, देयर इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी बीइंग डेवलप्ड। अगर उभर के आती है, तो सिल्वर का यूज़ इन सोलर पैनल कैन डिक्लाइन बाय 30%। सो अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आती हैं, तो सप्लाई डिमांड जो अभी अभी हमने डेफिसिट लग रहा है, न्यूट्रल या पॉजिटिव सरप्लस में भी हो सकता है। सो वन हैज़ टू बी केयरफुल। मगर अगर पोर्टफोलियो की बात करें, तो आई थिंक गोल्ड इज़ अ बेटर पोज़ीशन और एलोकेशन फ्रॉम वन पोर्टफोलियो एज़ कंपेयर टू सिल्वर। गोल्ड आपको ज़्यादा मजबूत दिख रहा है, क्योंकि सही बात है, अगर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अगर दाम बढ़ गए तो इंडस्ट्रीज भी दूसरे सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगते हैं। ये चांदी के साथ भी अगर बहुत ज़्यादा तेजी है, लेकिन अभी तक के जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी सपोर्टिव है। आप अनिल बैनर्जी जी छोटा सा जवाब दीजिएगा, गोल्ड या सिल्वर, कहाँ आपको ज़्यादा दम दिख रहा है? देखिए, अगर 3-4 साल का व्यू है तो ऑफ कोर्स सिल्वर, क्योंकि सिल्वर में डबल इंजन इम्पैक्ट है। एक तो प्रेशियस मेटल्स है और दूसरा इंडस्ट्रियल डिमांड है। और हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है सिल्वर यहाँ से इंटरनेशनली इन डॉलर टर्म $75 तक भी जाए, क्योंकि छोटा मार्केट है। यहाँ पे हल्का सा डिमांड इंक्रीज होता है तो एक शॉर्ट स्क्वीज का हम लोग देख सकते हैं। बट ये काफी वॉलेटाइल रहेगा, तो जो इन्वेस्टर्स का हाई रिस्क एपेटाइट है वही इस मार्केट में एंटर करे। बट सिल्वर का आउट परफॉर्मेंस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। 84 का जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है, वो हो सकता है इन द लॉन्ग टर्म 60-62 के आसपास आ जाए। चलिए, तो गोल्ड और सिल्वर पर आपको राय मिल गई, पे काफी बातचीत हुई। अब गोल्ड ईटीएफ पे एक सवाल विक्रम धवन सर आपसे, क्या लग रहा है, गोल्ड ईटीएफ सही समय है निवेश करने का? देखिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए कभी भी कोई समय खराब नहीं होता है गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आप किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो हेज करेंगे। या तो आप कैश पे बैठे हैं, या आप डेरिवेटिव से शॉर्ट जाएं, या फिर आप प्रॉफिट लेके बाजू में बैठ जाएं। एक तरीका और भी है कि आप उसमें गोल्ड ऐड करें, जो कि एक डाइवर्सिफिकेशन और हेजिंग देता है। तो चाहे प्राइसेस ऑल टाइम हाई हो, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजन रहता है इन्वेस्टर के दिमाग में, लेकिन आई थिंक उनको अपना पोर्टफोलियो देखना है। अगर उसमें रिस्क अवेलेबल हैं और ऐसा लग रहा है कि आगे वोलेटिलिटी हो सकती है उनके उनके व्यू में, तो गोल्ड जो है, गोल्ड ईटीएफ का जो इंक्लूजन है पोर्टफोलियो में, वो अभी भी नॉट इवन इन दिस प्राइस, किसी भी प्राइस पे वो है। बिकॉज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअली आप खूब सारे एसेट बना के लेके रखे हुए हैं, जिसमें आप टाइमिंग का इश्यू जो है, वो कहीं ना कहीं आप उसको अपने आप को हेज कर रहे हैं उससे। आपकी राय गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ पर क्या होगी? क्या करना चाहिए निवेशकों को, कैसे निवेश करें? क्या एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहिए, या मौका देके उनको एक मुश्त निवेश करना चाहिए? किस तरह से राय देंगे गोल्ड और सिल्वर में निवेशकों को? तो जो जिनका पोर्टफोलियो अभी हेज नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं एक लमसम कॉल लेनी पड़ेगी कि वो किस तरीके से उसको हेज करें। जैसे मैंने बताया, कैश पे बैठे हैं, या फिर डेरिवेटिव से शॉर्ट करें, या फिर गोल्ड या सिल्वर को ऐड करें। तो वो तो एक लमसम हो गया। ऑनगोइंग बेसिस में जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो का साइज इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे आप या तो खुद इंक्रीज कर सकते हैं एलोकेशन गोल्ड और सिल्वर का, या आप एसआईपी कर सकते हैं।
इसमें 2-3 चीजें और ध्यान रखने वाली हैं कि अगर आप गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, ब्रोकिंग अकाउंट चाहिए, और लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि आपको लाइव प्राइस मिलती है, आप उसकी प्राइस देख के आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट या आप एक एक्टिव ट्रेडर नहीं हैं, तो आप गोल्ड फंड ऑफ फंड्स या गोल्ड सेविंग फंड्स टाइप का इंस्ट्रूमेंट आपके लिए अच्छा है, जिसमें आप डायरेक्ट फंड हाउस से सब्सक्राइब कर सकते हैं या अपने वेल्थ मैनेजर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये गोल्ड के लिए भी है, ये सिल्वर के लिए भी है। ये सब चीज़ें जो हैं, एक तो आपका जो डाइवर्सिफिकेशन, जो आपकी जो व्यू है, आपका ऑब्जेक्टिव है, वो है, प्लस किसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ईटीएफ में या एक सेविंग फंड्स में। ये सब चीज़ें इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए डिसीजन लेने से पहले। चिराग, आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ से जुड़े रिस्क क्या है? फायदे की तो हमने बातचीत कर ली, अगर कोई निवेशक आता है तो रिस्क भी उनको क्या क्या देखना चाहिए यहाँ पर? जी, गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ देखें तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्हीकल्स है, राइट? आपको एक बहुत अच्छी प्राइस एफिशिएंसी देता है जो होलसेल लेवल से रिटेल लेवल पे छोटे डिनोमिनेशन में ट्रांसलेट होती है। सो ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस है, जो ट्रांसपेरेंसी है, जो डिस्क्लोजर्स है, आई डोंट सी, मुझे कोई रिस्क नहीं लगता है एक्सेप्ट फॉर द प्राइस रिस्क। सो प्राइस जैसे ऊपर जाएंगे तो गोल्ड ईटीएफ के एनएवी या वैल्यू ऊपर जाएंगे उसके साथ, अगर प्राइस नीचे आते हैं तो उसकी एनएवी वैल्यू नीचे आएगी उसके साथ। सो वो एक ट्रैक करता है गोल्ड प्राइसेस। सो जिस हिसाब से गोल्ड प्राइसेस जाएंगे वैसे ही गोल्ड ईटीएफ के प्राइस या एनएवी ऊपर नीचे आ सकते हैं। उसके अलावा मुझे कोई रिस्क नहीं लगता है क्योंकि एक वेल एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म है। हमने देखा है कि लंबे समय से काफी अच्छा लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स गोल्ड ईटीएफ उभर के आए हैं। सो गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो मुझे उसमें कोई ऐसा रिस्क नहीं लगता है एट द एनुअल। आई थिंक बहुत ही वेल रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है, बैक्ड बाय गोल्ड है, और लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स है और एक कन्वीनियंस इन्वेस्टर्स को देते हैं। सो आई डोंट, मुझे कोई रिस्क नहीं लगता है एक्सेप्ट फॉर द प्राइस रिस्क और वोलेटिलिटी रिस्क जो आते हैं। जो आपका अगर इन्वेस्टमेंट पीरियड अगर लंबा होता है तो वोलेटिलिटी रिस्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सबसाइड हो जाते हैं। और एलोकेशन की तौर पे देखें तो एक वोलेटिलिटी भी बहुत बड़ा इशू नहीं है इन टर्म्स ऑफ अगर मल्टी एसेट पोर्टफोलियो आम अप्रोच तौर रखें। पे जो दिख रहे हैं मार्केट में, एक तो प्राइस वॉलेटिलिटी, जो उतार चढ़ाव का रिस्क होता है, वो किसी भी सिक्योरिटीज़ के अंदर रहता ही है, और साथ ही जो ग्लोबल रिस्क है ही। और इसके अलावा आप अगर लंबी अवधि का नजरिया, तो वो रिस्क भी सबसाइड हो जाते हैं। चलिए अनिल बैनर्जी जी के पास चलते हैं और क्रूड और मेटल पर उनकी राय लेते हैं। क्रूड की चाल काफ़ी मजबूत हो गई है, जिस तरह से तनाव बढ़े हैं। क्या लग रहा है अनिल जी, आगे क्रूड और मेटल की चाल कैसी रह सकती है? हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे क्रूड और मेटल में? हाँ, देखिए, क्रूड में फिलहाल जो वेस्ट एशिया में हो रहा है कि जब तक इजराइल का रिस्पांस नहीं आएगा मार्केट में, फियर प्रीमियम विल कीप ऑन बिल्डिंग। सो एक जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कितना फियर प्रीमियम है, तो हम लोग जैसे वॉलेटिलिटी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं इक्विटीज में, विक्स जो 14-15% के आसपास है, वही इन क्रूड वाज अराउंड 30 to 35% के बीच एक हफ्ता पहले। आज वो 60% के आसपास है। मतलब मार्केट में ऑप्शन ट्रेडर्स जो है वो एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि एवरेज डेली वॉलेटिलिटी करीब 4% का होगा, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 250 रुपीज एवरी डे। तो ये एक फियर प्रीमियम है। वो एक तरफ से इट इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि वीकेंड्स में कोई जनरली ये अटैक्स का चांसेस इंक्रीज होता है। सो इसके लिए गोइंग इनटू अ वीकेंड हम लोग देखेंगे कि फियर प्रीमियम विल बिल्ड मोर, और जिसका प्राइस पे इम्पैक्ट विल बी क्वाइट पॉजिटिव। हो सकता है क्रूड इवन 6450 6500 MCX में चले जाए। और बाय ऑन डिप्स का सलाह है इन क्रूड, 6000 के नीचे स्टॉप लॉस रख के पोजिशनली लॉन्ग ट्रेड किया जा सकता है। 6450 और 6500 का एक टारगेट लेके एक हफ्ते का। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देना जरूरी है कि मार्केट क्योंकि हाईली इमोशनल है, इसके लिए ऑप्शंस के थ्रू ही ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि फ्यूचर्स में हो सकता है ओवरनाइट कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए डिपेंडिंग ऑन द इवेंट्स। दूसरा चीज, इन मेटल्स गोल्ड सिल्वर में द ट्रेंड इज पॉजिटिव, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसके कारण गोल्ड सिल्वर को एक बेनिफिट मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम डॉलर इंडेक्स में जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे लास्ट एक हफ्ते में कि एक अपवर्ड एक रिवर्सल वो हुआ है, जिसके कारण गोल्ड सिल्वर इज नॉट एबल टू मेक अ न्यू हाई स्पॉट लेवल्स। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक
तीनों पॉजिटिव है क्योंकि चाइना विल बी बैक ऑनलाइन नेक्स्ट वीक से। अभी छुट्टी था, तो उसके बाद वी कैन सी द चाइनीज इक्विटी मार्केट राइज, और जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम में फ्लो हो सकता है। यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स का सलाह रहेगा, बट स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना जरूरी है। कॉपर में हो सकता है हम लोग को ओके। तो इस तरह से आप रणनीति क्रूड और मेटल के लिए बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए आगे आपको। शुक्रिया अनिंद बैनर्जी जी आपका, तरुण सत्संगी जी आपका, विक्रम धवन जी और चिराग मेहता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास दिन आप हमारे यहाँ आए और हमारे दर्शकों को गाइड किया कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और मेटल्स में आपको क्या करना चाहिए। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।